छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलई के। नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के। मोहे सुहागन की रे मुझसे नैना मिलई के। लाइफ इज़ ऑल अबाउट नॉट गिविंग अप। अगर आप गिर कर बाउंस बैक करो तो ऐसे करो कि दुनिया देखती रह जाए। आज हमारे साथ ऑल इंडिया रैंक 73 हैं, जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकेंड अटेम्प्ट में ऐसा बाउंस बैक किया कि अब पूरी दुनिया उन्हें देख रही है। हे एवरीवन, वेलकम टू कमल टीवी टॉपर्स एन इनिशिएटिव बाय एन अकेडमी। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। आई एम द फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक ऑन अकेडमीज प्लस प्लेटफॉर्म। टुडे ऑन आवर प्लेटफॉर्म वी वेलकम पल्लवी मिश्रा, ऑल इंडिया रैंक 73। हाय पल्लवी, हाउ आर यू? Hi, thank you for having me. I'm doing well. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारकबाद इतनी you. बड़ी अचीवमेंट के लिए। वी आर वेरी हैप्पी जी, एंड वेरी प्राउड ऑफ यू। Thank you so much. उस दिन जब आपने पीडीएफ में अपना नाम देखा, जी, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? आई थिंक आप जब रिज़ल्ट आता है उसके 2-3 दिन पहले से एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि बस आ गया, बस आ गया। सब बैठ के यूपीएससी की वेबसाइट रिफ्रेश कर रहे हैं। मेरे तो पूरे ख़ानदान में ये एंटिसिपेशन था कि आने वाला है रिज़ल्ट। तो जब वो आया एंड आई सर्च्ड फॉर माई नेम एंड आई सॉ 73 के सामने मेरा नाम है। मैंने पहले तो 2-3 बार अपना रोल नंबर निकाल के चेक करा कि सही है कि नहीं, हम ही है कि नहीं पल्लवी मिश्रा। उसके बाद आई वॉज़ वेरी रिलीव्ड दैट मोस्ट लाइकली मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिल जाएगा, विच इज़ माई फर्स्ट प्रेफरेंस। एंड देन आई रैन डाउन स्टेयर्स। फिर मैंने अपनी मम्मी, चाची, दादी सबको बताया एंड वो होता है कलेक्टिव एक्सपीरियंस हो जाता है कि इट वॉज़ एक्सटैटिक। देयर इज़ नो अदर वर्ड टू डिस्क्राइब इट। बिल्कुल इतना रिलीफ, इतना खुश शायद हमने अपनी लाइफ में, मैंने तो पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करा था। तो आई थिंक इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस। आप किसी और एग्ज़ाम, किसी और परीक्षा के साथ इसको नहीं एक्सपीरियंस करते। तो इट्स अ मेमोरी फॉर अ लाइफ टाइम। वी वुड लव टू नो अबाउट योर एजुकेशन बैकग्राउंड। आप स्कूल में कैसे थे और कॉलेज में कैसे थे? स्टूडियस थे, नोटोरियस थे? I went to a convent school in Bhopal, Carmel Convent Senior Secondary School, and वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल को आप इक्वेट ही करते हैं डिसिप्लिन से, बट मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं थी। आई वॉज एक्चुअली अ नोटोरियस किड। मुझे मस्ती करना बहुत पसंद था। आई एम वेरी ग्रेगेरियस। आई लव्ड टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। उनके साथ बातें करती थी, उनके साथ खेलती थी, बहुत क्लासेस भी बंक करती थी। आई एम अ क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर, तो मैं स्कूल में बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी पार्टिसिपेट करती थी। सो आई वॉज़ नॉट पर्टिकुलरली स्टूडियस, बट मेरा एकेडमिक्स में बचपन से इंटरेस्ट है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, जेन्युइनली पसंद है। मतलब मैं इंटरेस्ट के लिए पढ़ाई करती हूँ, मोर देन मार्क्स। तो इसलिए बचपन में भी शायद मेरे 95 नंबर आ जाते थे। 100 तक पहुँचने की मेरी कोई इच्छा ही नहीं थी। लाइक 95 आ गए, मतलब आप समझ गए हैं क्या पढ़ाया गया है। तो मेरा एटीट्यूड पढ़ाई की तरफ वैसा ही रहा है। बट कॉलेज में मेरा फोकस थोड़ा बदल गया। आई डिड माई अंडर ग्रेजुएशन फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। आई डिड लॉ एंड आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अपने 2-3 ऐसे फ्रेंड्स मिल गए जो बहुत फोकस्ड थे मेरी तरह। एंड हमारा फिर प्राइमरी फोकस बन गया टू एक्सपेरिमेंट, कि हम देखना चाहते थे कि अलग अलग फील्ड्स में, लॉ में ही आप क्या कर सकते हैं एंड विच इज़ द फील्ड दैट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर अस। तो मैंने कॉर्पोरेट लॉ में भी इंटर्नशिप करी। मैंने सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस के साथ इंटर्नशिप करी। आई इंटर्नड विद लिटिगेटर्स एंड मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया, रिसर्च टैंक्स के साथ काम करा। एंड द कंक्लूजन दैट आई केम डाउन टू वाज कि मुझे पब्लिक सर्विस में ही जाना है। दिस इज़ द एरिया दैट आई वांट टू वर्क इन। दिस इज़ समथिंग दैट विल गिव मी द मोस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड सिविल सर्विसेज सीम्ड लाइक द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू इट। सिविल सर्विसेज के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एंड
वो इंस्पिरेशन ने आपको कैसे मदद करी कि भाई नहीं, मैं लॉ को छोड़ के आई विल गो इनटू सिविल सर्विसेज? हाउ यू डिसाइडेड दैट? आई थिंक मेरे लिए इंस्पिरेशन बहुत ही कलेक्टिव एक्सपीरियंस रहा है। मैं जब से छोटी हूँ, मेरे नाना जी ने मुझे बहुत इंस्पायर करा है, मुझे और मेरे बड़े भाई को, जो कि IPS ऑफिसर हैं। तो बचपन से ही हमें बताया गया है कि आपका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप अगर कोई भी कार्य करते हैं, आपका कर्म जो है वो उस वैल्यू सिस्टम की तरफ ड्रिवन होना चाहिए। तो ये इंटेंशन शायद मुझ में बचपन से ही था, उसको थोड़ा ढूंढने में समय लग गया, पर वो मेरे लिए प्राइम मोटिवेशन थी कि मुझे अपने वैल्यूज़ के लिए काम करना है। और सेकेंडली मेरे घर वाले, मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची, मेरी ग्रैंड मदर, दादी, नाना नानी, एवरीवन इज़ वेरी सपोर्टिव। तो सेकेंडली जो कंसिडरेशन होता है लोगों का कि क्या हमें ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ हम तैयारी कर सकेंगे, तो वो मेरे लिए बहुत ही आसान निर्णय बन गया। उसके अलावा मैंने अपने बड़े भाई को काम करते हुए देखा है, स्पेशली कोविड काल के समय जब वो मानपुर में पोस्टेड थे। मैंने देखा है कि आपके पास इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी आ जाती है कि आप असलियत में कुछ बदलाव ला सकते हैं। आप सिर्फ कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप उस कोशिश को अगर ढंग से करें तो आप सफल भी हो सकते हैं। तो इन सारे कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस से मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम के ज़रिए मैं जो करना चाहती हूँ शायद मैं अच्छे तरीके से कर सकूँ, इसलिए मैंने सोचा एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर ली जाए। सो दिस वाज योर सेकेंड अटेम्प्ट, राइट। और दोनों बार आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस लिखा। प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी से स्टार्ट करते हैं, दैट व्हाट हेल्प्ड यू आउट टू क्रैक प्रीलिम्स इन द फर्स्ट गो, बिकॉज यू नो कि बहुत सारे बच्चे वो प्रीलिम्स के अंदर ही स्टक हो जाते हैं। तो वो प्रीलिम्स की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, उसने आपको कैसे हेल्प आउट किया? आई थिंक प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी में मुझे मेरे बड़े भाई से बहुत मदद मिली। उन्होंने खुद भी 2-3 बार एग्ज़ाम क्लियर कराया। पहले वो IRS बने थे, फिर वो IPS बने, तो उनने भी हर बार प्रीलिम्स क्लियर कराया। तो हम दोनों की उनकी स्ट्रैटेजी को बेसिकली मैंने अडॉप्ट कर लिया, विच वाज आप पहले अपना बेसिक कोर्स मटेरियल कर लीजिए, बट कोर्स ख़त्म करने के चक्कर में आप क्वेश्चंस इग्नोर मत करिए। तो माई स्ट्रैटेजी बेसिकली वॉज कि मैं कोई एक कोर्स मटेरियल अपना प्राइमरी सोर्स बना के सिलेक्ट कर लेती थी। फॉर इंस्टेंस अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम उठा ली, एक बार उस किताब को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया, और फिर उसके ऊपर जो सेक्शनल टेस्ट्स होते हैं, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप राजेंद्र नगर फ़ोन करके फ़ोटोकॉपियर से भी मंगा सकते हैं, तो मैं बैठ के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो मेरा प्रयत्न रहा है कि मैं एग्ज़ाम के पहले कुछ 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। मुझे उससे बहुत मदद मिली। आपका रिवीजन हो जाता है, आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के वो मेंटालिटी में पहुंच जाते हैं कि सिलेक्ट कैसे करना है, एलिमिनेट कैसे करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो शायद प्रीलिम्स में होता है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, तो आप वो भी धीरे धीरे समझने लगते हैं। और फिर करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी पे बात करें तो पहले तो बहुत डर लगता है, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इतना डायनामिक है, आप शुरू से तो कभी शुरू नहीं कर सकते। तो मेरी स्ट्रैटेजी करंट अफेयर्स को लेके थी प्रीलिम्स के लिए कि मैं पहले न्यूज़पेपर्स रोज़ पढ़ती थी। मैं 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ लेती थी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, पर मैं ज़्यादातर उस पर ओपिनियन पीसेस पे फोकस करती थी, क्योंकि आप न्यूज़पेपर से आई डोंट थिंक एडिक्वेटली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं कोई भी कोचिंग मटेरियल के कंपाइलेशन को सिलेक्ट कर लेती थी। तो मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम्स के 4 महीने पहले ही करंट अफेयर्स पे अच्छे से फोकस करना शुरू करा होगा। और विजन IAS का मटेरियल आता है PT 365 करके, तो मैंने बस PT 365 पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिया। दैट वाज माय स्ट्रैटेजी, बिकॉज यू कैन गेट वेरी डाइवर्टेड व्हेन यू लुक एट करंट अफेयर्स। आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो मैंने अपने आप को बिल्कुल ऐसे वो ब्लाइंडर्स होते हैं ना घोड़े पे जो लग जाते हैं, उस तरीके से मैंने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर ली। आई थिंक दैट दीज 2 एस्पेक्ट्स रियली हेल्प्ड मी, टेस्ट्स एंड जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट योर सोर्स मटेरियल इज। प्रीलिम्स का जो GS पेपर नंबर 1 है, उसकी कोई स्पेसिफिक बुक लिस्ट आपकी थी? हाँ, मैंने तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स को काफ़ी रेफ़र करा, स्पेशली फॉर हिस्ट्री एंड जोग्राफी। तो एंशंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री मैंने पूरा उसी से पढ़ा है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जैसे मैंने मेंशन करा वो आप पढ़ ही लेते हैं। उसके अलावा जोग्राफी में फिजिकल जोग्राफी के लिए गोची लियोंग इज़ अनदर बुक दैट यू कैन ऑलवेज रेफर टू। इसके अलावा साइंस एंड टेक की जब बात आती है तो मैंने NCERTs पे फोकस करा, पुरानी NCERTs और 12th की बायोलॉजी की जो NCERT होती है उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं आपको मिल जाते हैं। लकीली मैंने 11th 12th में PCM विद इकोनॉमिक्स पढ़ा है।
तो मेरा उस एरिया में थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, मेरा नॉलेज भी है, बेस फाउंडेशन बेस था, तो उस पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा, बट आई थॉट दी NCERTs वर सफिशेंट इनफ फॉर मी। उसके अलावा आते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे, तो मैंने एक्चुअली रोमन सैनी सर का अन अकेडमी पे कोर्स ले लिया था, एंड आई फाउंड हिज नोट्स टू बी क्वाइट थरो एंड सफिशेंट। एंड अनदर बुक कोर्स मटेरियल दैट आई रेफर्ड टू वाज शंकर IAS की जो कोर्स मटेरियल आता है, शंकर IAS भी आई थॉट वाज मोर देन इनफ फॉर यू। प्रीलिम्स के नज़रिए से देखें तो काफ़ी सफिशेंट हो जाता है। और इकोनॉमिक्स पे जैसे मैंने कहा मेरा बैकग्राउंड रहा है, मृणाल सर की वेबसाइट को रेफ़र कर लिया करती थी, और श्री राम IAS की जो मॉड्यूल आती है बड़ी सी, मैंने सोचा इतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा तो बनेगा भी नहीं। ओके, एंड व्हाट अबाउट आर्ट एंड कल्चर? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए पहले मैंने प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि मुझे पता था कि आपको ना चूज़ करना पड़ता है कि आप कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो मैं तो इस माइंड सेट से गई थी। आर्ट एंड कल्चर से आया सवाल तो बहुत हद तक मैं अटैम्प्ट ही नहीं करूँगी, बट मैंने नितिन सिंघानिया को काफ़ी रेफ़र करा, स्पेशली मेंस के लिए, क्योंकि मेंस में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा फ़ाइन आर्ट्स की NCERT आती है 11th-12th की, उसमें भी बहुत अच्छे से डिटेल्स दिए रहते हैं, एंड बहुत ही डिस्क्रिप्टिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उसमें चीज़ें बताई गई हैं, तो मैं ये 2 सोर्सेज को रेफ़र करती थी। इसके अलावा मुझे कहीं प्रतीक नायक सर के नोट्स मिल गए थे आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट हिस्ट्री के, और मुझे लगा था बस इतना ही सफिशेंट है, उससे ज़्यादा मुझे याद भी नहीं होता, तो मैंने अपने आप को वहीं रोक लिया। ओके, मूविंग ऑन टू द GS पेपर नंबर 2, द CSAT 1। CSAT को लेकर आप कॉन्फिडेंट थे या थोड़े डाउट में थे? और मुझे ये भी बताना कि जब आप प्रीलिम्स देने गए थे उस समय पर, जो प्रीलिम्स से पहले कुछ लोग जैसे स्ट्रैटेजाइज कर लेते हैं चीज़ों को, आपने पहले किया था या वहीं जाके थोड़ा सा देखा था कि आई विल प्ले ऑन दी फ्रंट फुट? CSAT? हाँ, फॉर दी CSAT 1। नहीं, मैंने पहले पेपर सॉल्व कर लिए थे टू अंडरस्टैंड इफ़ आई हैव द एबिलिटी टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट। तो मैंने पिछले 2-3 साल के CSAT के पेपर्स उठाए थे और वही टाइम पीरियड में बैठ के लगा लिए थे, एंड मेरा स्कोर अच्छा आ गया था उन टेस्ट पेपर्स में, तो मुझे ये समझ आ गया कि मैं मैनेज कर सकती हूँ CSAT, मुझे इतना फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रीलिम्स के बाद, GS2 के बाद तो आपके पास कुछ सोचने का समय नहीं होता, आप 1.5 घंटे रहते हैं, आप खाते पीते हैं, वापस चले जाते हैं, तो मैंने तो CSAT की ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं करी थी, बट मेरे बैकग्राउंड ने भी हेल्प करी, मैंने मैथ्स पढ़ी हुई है 12th तक, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। प्रीलिम्स में आपने GS पेपर 1 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? फर्स्ट प्रीलिम्स में 2021 वाले में मैंने करे होंगे 93 क्वेश्चन। 93। एंड 2022? 82-85। तो व्हाट लेड इन द वेरिएशन? मेरे हिसाब से मेरे लिए तो 21 का पेपर ज़्यादा सरल था, और सेकेंडली आप उसमें इन्फॉर्म्ड गेस लगा सकते थे, क्योंकि आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते थे, आप ऑप्शंस चूज़ कर सकते थे, जिसके कारण मुझे लगा कि आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकते हैं, थोड़ा इन्फॉर्म्ड तुक्का मार सकते हैं आप यहाँ। परंतु 22 के पेपर में ऐसा पॉसिबिलिटी कम थी, क्योंकि वो ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर वाले सवालों में आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, आपको 2 चीज़ें भी आती होंगी तो आप तीसरे पे अटक जाएंगे, तो उसके कारण मेरे उसमें अटैम्प्ट्स कम हो गए। मैंने उसमें बिल्कुल तुक्का नहीं मारा, गैस करने की कोशिश ही नहीं करी, आता है तो आता है, नहीं आता है तो जय माता दी, नहीं करेंगे। ग्रेट। जब प्रीलिम्स के बाद, जब फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मेंस का जो टाइम था, जो बीच का जो समय जो बचा, उसके अंदर जो प्रिपरेशन थी मेंस की, वो आपने पहले की हुई थी काफ़ी हद तक, या फिर उन्हीं 3 मंथ्स को ओवर यूटिलाइज किया था? मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक मैंने सबसे बड़ी गलती यही करी थी कि मैंने मेंस के लिए एडिक्वेटली प्रिपरेशन पहले नहीं करी हुई थी। मैंने थोड़ा लेट प्रिपरेशन शुरू करा, तो बाय द टाइम आई वाज एबल टू बी कंफर्टेबल इन प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मेंस आ ही गया था, मेंस वाज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और मेरा ऑप्शनल भी बहुत हैवी है, मेरा लॉ ऑप्शनल था, विच इज़ एक्सट्रीमली सब्जेक्ट हैवी। आप देखेंगे उसका सिलेबस ही बहुत लंबा होता है, उसको पढ़ने में, उसके सिलेबस कवर करने में ही बहुत समय निकल जाता है, तो मैं काफ़ी अंडर प्रिपेयर्ड थी, विच शोड इन माई परफॉर्मेंस ऑल्सो, एंड आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ अ मिस्टेक दैट यू कैन फिक्स ईजिली। तो मेरा मिस्टेक था कि मैंने अच्छे से सिलेबस नहीं कंप्लीट करा था, मेरे रिविजन्स एडिक्वेट नहीं थे, आई डेंट हैव नोट्स। तो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले GS पेपर्स में स्पेशली आपके पास बिल्कुल समय नहीं होता, तो आप रिविज़न करने के लिए कुछ नहीं था, तो आई वाज कम्प्लीटली अगास्ट कि मैं क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ। एंड सेकेंडली टेस्ट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंस में,
क्योंकि आपको ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, यू हैव टू डेवलप द फिजिकल एबिलिटी टू राइट एज मच एज 6 आवर्स इन अ डे ऑल्सो। तो उसमें मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, मेरी बैक काफ़ी सिवियरली इंजर हो गई थी, तो मुझे तो पेपर लिखने में ही बहुत कठिनाई आई थी। तो उससे मैंने काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ करी कि ठीक है, आपने इस पेपर को हल्के में ले लिया है आपको और परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें फिर मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में सुधारी। तो सेकंड अटेम्प्ट में यू वर लाइक फुली प्रिपेयर्ड कि अब मेंस के लिए आई एम वेरी मच रेडी, अपनी गलतियों से सीख कर? हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट में 2 महीने का ही टाइम था। फर्स्ट अटेम्प्ट के रिज़ल्ट के बाद 2-3 महीने थे प्रीलिम्स के आने के लिए। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि प्रीलिम्स शायद मेरा स्ट्रॉन्ग सूट है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने उस प्रीलिम्स के टाइम में ही एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी। आई स्टार्टेड राइटिंग आंसर्स फ्रॉम अप्रैल इटसेल्फ एंड आई कंटिन्यूड राइटिंग टिल द एंड ऑफ मेंस। तो मतलब मैंने अपनी गलती समझ ली थी कि यार आपने पेपर नहीं दिए हैं, आपने लिखा नहीं है, वहाँ सोचने का समय नहीं है आपके पास कि पढ़ लें क्वेश्चन, समझ लें क्वेश्चन, उसका भावार्थ समझें, ये सब कुछ टाइम नहीं रहता। फिर मैंने उससे सीखा कि मुझे लिखने की आवश्यकता है। तो मैंने बस अपने सेकंड अटेम्प्ट में माय मेन फोकस वाज रिवीजन, जितनी जल्दी हो सके रिवीजन, एंड राइटिंग एज मेनी टेस्ट्स एज पॉसिबल। मूविंग ऑन टू द मेंस प्रिपरेशन, मेंस के अंदर अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हमारे जो लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, ठीक है, इंग्लिश हिंदी। हाँ, इंग्लिश हिंदी। तो उसके अंदर चलो इंग्लिश तो वी वर प्रिपेयरिंग फॉर दी GS1। हिंदी को किस तरीके से प्रिपेयर किया, क्योंकि काफ़ी ना टच छूट जाता है हिंदी का? बिल्कुल। हिंदी ने एक्चुअली मेरे लिए एक चैलेंज प्रेजेंट करा था, क्योंकि आप भले ही वार्तालाप में उसको यूज़ करते हैं, आप लिखना भूल जाते हैं। तो आपको स्पेलिंग याद नहीं रहती, छोटी की मात्रा कहाँ आती है, बड़ी की मात्रा कहाँ आती है, ये सब याद नहीं रहता। तो मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया था कि आप पढ़ा करो दिन में, और फिर ना रात में 1 घंटे मुझे पढ़ा दिया करो। तो मैं ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट डे आधा घंटे से पौने घंटा हिंदी पढ़ लेती थी। और एक कोर्स मटेरियल आता है बहुत अच्छा, मुझे उस किताब का नाम याद नहीं आ रहा, बट वो UPSC की किताब आती है जिसमें पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व्ड हैं, पर्यायवाची, ये सब सारे बढ़िया बढ़िया लिस्ट बनी हुई हैं। तो मैं रोज़ रात में बैठ के उसके से जाप की तरह रट लेती थी। फिर पेपर में फिर आसानी हो जाती है, और थोड़े से पैसेजेस सॉल्व कर लिए बैठे बैठे, कभी कभी पढ़ लिया, कभी आंसर दे दिए, ऐसी बातचीत में ही हम काफ़ी सॉल्व कर लेते थे। तो आई थिंक हिंदी की प्रिपरेशन के क्वेश्चन तो आपको मेरी मम्मी से पूछने चाहिए। ग्रेट। मूविंग ऑन टू दी GS पेपर नंबर 1। GS पेपर नंबर 1 की तैयारी कैसे करी? और एक और चीज़ यहाँ पे कि प्रीलिम्स और मेंस की जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, वो आपने इंटीग्रेटेडली करी थी या सेपरेटली करी थी? मेरे हिसाब से मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी यही गलती हो गई थी कि मैंने बहुत इंटीग्रेशन नहीं लाया था अपने प्रिपरेशन में। तो ऑल्दो आई वाज रेडी फॉर प्रीलिम्स, मैं मेंस में आके अटक गई थी क्योंकि मैं उतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी। और सेकंड अटेम्प्ट में आई डोंट थिंक आई एम वेल सूटेड टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में इतना टाइम ही नहीं था कि आप इंटीग्रेटेड के अलावा भी कुछ कर सकें। आपको साथ ही में पढ़ना है जो पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि आपको करनी चाहिए इंटीग्रेटेड। मैंने गलती करी है तो मेरी गलतियों से सीखें और उसको सही तरीके से करें। अब GS1 का जो आपने क्वेश्चन पूछा कि उसके लिए मैंने कैसे प्रिपेयर करा, तो आई थिंक GS1 एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ द लीस्ट डायनामिक। अगर आप सोसाइटी हटा दें उस इक्वेशन से, तो सबसे कम डायनामिक है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन सेम होते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन सेम होते हैं, कुछ नया नहीं आने वाला। तो GS1 में मेरा फोकस था कि मैं कोर्स मटेरियल्स बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लूँ। और सोसाइटी के क्वेश्चंस के लिए मैंने ओपिनियन पीसेस, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स पे बहुत डिपेंड करा। तो मैं अपने छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स बनाती जाती थी साथ में कि दीज आर द डेटा पॉइंट्स दैट आई कैन यूज़ इन सोसाइटी क्वेश्चंस। कमिटी नेम्स, डेटा पॉइंट्स, अलग अलग कमीशन की रिपोर्ट्स आती हैं जो वो देख लेती थी। बट मोस्टली माई फोकस वॉज ऑन कोर्स मटीरियल एंड ऑन राइटिंग टेस्ट। बाकी जो मटीरियल रहा प्रीलिम्स और मेंस का, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनका कॉमन ही रखा उनका कॉमन था। ओके। यहाँ पर ना 2 ऐसे चीज़ें आती हैं GS1 में, एक तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं इन दोनों को लेकर, क्योंकि वो पेपर से पहले पढ़ते नहीं है, प्रीलिम्स की तैयारी में पढ़ते रहते हैं। तो उन दोनों की आपने प्रिपरेशन करके गए थे या बस ऊपर ऊपर से रीड आउट किया था? नहीं, ऊपर ऊपर से रीड आउट करा था। आई टेल यू समथिंग विच हेल्प्ड मी अ लॉट। मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी वो मुझे पहले से पता थी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाज सॉर्ट ऑफ अ रिवीजन फॉर मी। ऐसी पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये एडवांटेज रहता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके अलग सब्जेक्ट्स में कवर हो जाएंगी। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ें या मेंस के लिए पढ़ें, आप काफ़ी हद तक पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री उससे पढ़ चुके रहते हैं।
उसके अलावा आप जो स्पेक्ट्रम का एंड का मॉड्यूल होता है, कुछ लगभग 70-80 पेज 100 पेज होते हैं, मैंने वो पढ़ लिए थे। ऐसे किताब की नॉवल की तरह रीड कर लिया था। एंड एक विजन IAS का बहुत छोटा सा 50 पेज का हैंड आउट आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का। मैंने सोचा 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए सफिशेंट है, कुछ ना कुछ तो लिख दूँगी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी आई फोकस्ड सोलली ऑन द विजन IAS मॉड्यूल एंड आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि माई फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ एग्जैक्टली द सिलेबस एज इट्स लेड आउट। तो जो शब्द जो टॉपिक्स सिलेबस में मैंशन करे हैं, मैंने वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा, World War I, World War II बहुत अच्छे से करा। उसके अलावा मैंने जनरल रीडिंग करी थी। नाउ मूविंग ऑन टू GS पेपर नंबर 2 ना, और आपका तो इंटरेस्ट भी है पॉलिटी में, आपका बैकग्राउंड भी है, तो उसके अंदर कहीं कोई डिफ़िकल्टी आई आपको GS 2 में? नहीं, एक्चुअली क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी लॉ था, तो मेरा बहुत ज़्यादा ओवरलैप आई फाउंड इन GS पेपर 2। तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द पेपर्स वेयर I've scored the most but I paid the least attention to it। मैंने काफ़ी कम प्रिपरेशन करी थी। मैंने एक बार लक्ष्मीकांत रिवाइज़ कर लिया था मेंस के लिए। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस तो मोर और लेस आपका करंट अफेयर्स से ही आता है, आप वहीं से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप यू डोंट हैव टाइम नॉर डू यू हैव एनी मटीरियल्स जो मुझे मिले जिसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ सकूँ। तो मैं मेंस 365 आता है विजन IAS का, मैं वो पढ़ लेती थी। फिर वाजीराम का एक मॉड्यूल आता था इंटरनेशनल रिलेशंस का। वाजीराम का भी करंट अफेयर्स मॉड्यूल मैंने काफ़ी रेफ़र करा है फॉर माय मेंस प्रिपरेशन, उधर से पढ़ लिया और बाकी न्यूज़पेपर से हो जाता था। अगर आपको इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों में, जैसे मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं कॉमन नॉलेज काफ़ी सप्लीमेंट कर सकती है। और पॉलिटी के लिए जब आप साथ में लॉ ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें तो आप लॉ ऑप्शनल में कवर कर चुके हैं, बस आपको उसको डिफरेंटली लिखना आना चाहिए कि वही इन्फॉर्मेशन आप कैसे लॉ में प्रेजेंट करेंगे और उसको कैसे GS 2 में प्रेजेंट करेंगे। तो माई मेन फोकस वॉज अंडरस्टैंडिंग दिस डिस्टिंक्शन। You can have tea. Okay. Moving on to GS paper number 3, what was your strategy? GS 3 is, I think, a very tricky question, very tricky paper because आपका इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है और यूजुअली रिटर्न्स उतने एडिक्वेटली आते नहीं हैं। So my strategy when it came to GS 3 was to focus on my source materials when it came to economics. For agriculture, there is another book that I can't, for the love of God, remember the name of. But वो agriculture की बहुत अच्छी किताब है, बहुत छोटी सी होती है। मैंने उस सारे बस सब्जेक्ट टॉपिक्स जो कि सिलेबस में दिए रहते हैं, मैंने उन पे फोकस कर करके इकोनॉमिक्स ऐसे ख़त्म कर लिया। साइंस एंड टेक के लिए आई कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन करंट अफेयर्स एंड इन द इंटरनेट। तो मैं गूगल कर करके देखती रहती थी चीज़ें। बहुत सारी वेबसाइट्स रहते हैं जिनके बढ़िया बढ़िया कंपाइलेशंस रहते हैं। मैंने पास्ट ईयर साइंस एंड टेक के लिए पास्ट ईयर के जितने क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 15 साल के, उन सबको इकट्ठा कर लिया एंड आई पिक्ड आउट थीम्स फ्रॉम दोज क्वेश्चंस एंड आई मेड माई ओन नोट्स फ्रॉम गूगल। इनफैक्ट माई नोट्स वर ऑल्सो आंसर्स ओनली। मैं आंसर लिख देती थी कि बायोटेक्नोलॉजी पे अगर सवाल आएगा तो आप क्या आंसर लिखेंगे, तो मैं आंसर ही लिख देती थी अपने नोट्स में। तो साइंस एंड टेक के लिए मैंने ऐसे प्रिपरेशन करी। और लेक्सिस नेक्सिस की एक बहुत बढ़िया किताब होती है इंटरनल सिक्योरिटी पे, तो आखिरी के जो कुछ सब्जेक्ट टॉपिक्स होते हैं वो मैंने उस किताब से कंप्लीट कर लिए थे। GS पेपर नंबर 4 एक ऐसा पेपर जिसको मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिस कर देते हैं, मतलब अपनी इनिशियल प्रिपरेशंस में, और सबसे ज़्यादा डाउटफुल भी रहते हैं अबाउट एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड कैसे कवर अप करेंगे। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी फॉर इट? और उसको पहले से प्रिपेयर किया हुआ था या वो उस प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपने प्रिपेयर किया? मैंने मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने बिल्कुल पहले प्रिपेयर नहीं करा था, बट दैट इज़ एन एरिया दैट आई रियलाइज्ड आई कुड डू वेल इन। इट्स माई फोटे। मैं थोड़ी इंटुइटिवली आंसर कर सकती हूँ एथिक्स के क्वेश्चंस, बल्कि जहाँ तक मुझे GS 1, 2, 3 में सोचना पड़ता है थोड़ा। तो मैंने सोचा सेकंड अटेम्प्ट में कि एथिक्स पे फोकस करा जाएगा। तो मैंने लुकमान IAS की एथिक्स की टेस्ट सीरीज़ होती है, मैंने स्पेशली वो ज्वाइन कर ली और उसमें अंसारी सर के बहुत अच्छे एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ रहते हैं। तो मैंने उनसे देख देख के वापस एथिक्स सीखा। मैंने अपने नोट्स बनाए थे डेफिनेशंस के, जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ वगैरह के डेफिनेशंस जो मेंशन्ड है पूरे सिलेबस में। आई बेसिकली पिक्ड आउट एवरी सिंगल वर्ड फ्रॉम द सिलेबस, मेड माई ओन डेफिनेशन फॉर इट। और उसके अलावा वन थिंग दैट आई रिलाइड अ लॉट ऑन इज़ अदर टॉपर्स आंसर शीट्स।
तो मैंने पास्ट ईयर के टॉपर्स के बहुत सारे आंसर शीट्स गूगल करे, स्पेशली पीपल हुड परफॉर्म्ड रियली वेल इन एथिक्स, GS4, एंड आई प्रिंटेड देम आउट and I started noticing themes that I could copy in my own answers. For instance, if you mention a lot of the schemes as examples or you integrate current affairs in your answers, that really lends a lot to your ethics preparation and your ethics answer also. केस स्टडी में आप जितना प्रैक्टिकल हो सकते हैं उतने प्रैक्टिकल हो जाइए कि हम यही कर लेंगे. आप इमेजिन करिए कि आपको खड़ा ही कर दिया गाँव में और आपको लड़ना ही है अब सैंड माफिया से, तो आप किस तरीके से उसका उत्तर प्रिपेयर करेंगे. तो मैंने ये 2-4 चीज़ें अपनी प्रिपरेशन में उसको इंटीग्रेट कर लिया और मुझे एथिक्स के पेपर सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता था. लगता है क्या टाइम पास चल रहा है, बढ़िया. तो मैं 3-3 घंटे बैठ के लिख लेती थी. आई मस्ट हैव रिटन अराउंड 10 ethics papers before appearing for the exam, and I am happy that it paid well. आपका जो ऑप्शनल है, इट्स अ वेरी अनकॉमन ऑप्शनल. इवन जिन लोगों का लॉ बैकग्राउंड होता है ना, वो भी अवॉइड करते हैं टेकिंग कि भाई लॉ ऑप्शनल नहीं लेते हैं, बिकॉज इट इज़ मच मोर ऑफ टाइम टेकिंग, टेक्निकल. तो व्हाई डिड यू चूज दैट ऑप्शनल? पहला क्वेश्चन तो ये. दूसरा, जो लोग करेंटली मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड दे वांट टू अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज, उनको लॉ ऑप्शनल आपके हिसाब से क्यों लेना चाहिए, एंड हाउ दैट ऑप्शनल हैव हेल्प्ड यू आउट टू सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन? फर्स्टली, वाई डिड आई चूज़ लॉ ऑप्शनल? मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि पहले तो मेरे पास टाइम कम था फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कुछ और करने का. मैंने सोचा यार लॉ पढ़ लिया 5 साल, थोड़ा बहुत तो आता है, कुछ ना कुछ तो पेपर में लिख देंगे. तो इस मेंटालिटी से मैंने लॉ ऑप्शनल की तैयारी शुरू करी थी. एंड फिर धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि इफ़ यू आर एबल टू फाइंड एडिक्वेट सोर्स मटेरियल अपने लिए, और अगर आप उसकी अच्छे तरीके से पास्ट ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये डूएबल ऑप्शनल है. आपको 310 नंबर नहीं आएंगे, मैथ्स नहीं है कि आप 350-370 ले आएँ, वो आप समझ के चलिए कि मुझे GS में कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. परंतु अगर आप उसके टेक्निक को समझ जाएँ कि इसके आंसर कैसे लिखने हैं, इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है, और पास्ट ईयर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो काफ़ी हद तक ही आप 275 तो ला ही सकते हैं. तो मुझे लगा था कि एक तो अपने पास कोई चारा नहीं है, लॉ ही करना है, तो लॉ को किस तरीके से बेहतर करा जा सके. सेकेंडली, मुझे लगता है कि फॉर पीपल हु हैव स्टडीड लॉ, अगर आप इसको स्ट्रेटिजिकली अप्रोच करेंगे तो यू कैन डू वेरी वेल इन दिस ऑप्शनल. आप अगर इसका रियलाइज़ कर लें कि यार बड़ी किताब नहीं पढ़नी, वो छोटी छोटी जो दुक्की आती हैं, आपको सिर्फ दुक्की पे फोकस करना है, क्योंकि आपको सिर्फ 250 शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको सब पूरा आंसर लिखना है. तो आप सिर्फ दुक्की पे फोकस करें. अगर आप अपनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट केसेस के लिस्ट्स बना सकें, उसको ढूंढ सकें, 2-4 सब्सक्रिप्शंस ले सकें, तो आप एंटिसिपेट भी कर सकते हैं किस पे सवाल आएगा और आप उन्हें अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं. तो मुझे लगा था कि ये स्ट्रैटेजी का गेम है लॉ ऑप्शनल, इट्स नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज. उस हिसाब से फिर मैंने सॉल्व कर लिया. तो मुझे लगता है कि स्पेशली पीपल हु हैव अ लॉ बैकग्राउंड एंड हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, उनके लिए लॉ ऑप्शनल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. एक चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ लर्न करने को मिलेगी यहाँ पे सारे एस्पिरेंट्स को, जो लोग लॉ ऑप्शनल लेना चाहते हैं, दैट यू कैन डू इट. मतलब वो इतना टफ नहीं है, जस्ट यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज. यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज, एब्सोल्युटली. और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई रियलाइज्ड अबाउट लॉ ऑप्शनल इज, आपका एम होना चाहिए कि मैं अनसर्टनटी रिड्यूस कर दूँ पेपर में. तो हर पेपर के 2 पार्ट होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 के भी पार्ट ए पार्ट बी होता है. अब पेपर 1 के पार्ट ए पार्ट बी में तो आपको पता है किस सब्जेक्ट से सवाल आएगा. पार्ट ए में आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पार्ट बी में आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. परंतु आप पेपर 2 पे जब जाते हैं तो पेपर पार्ट ए के आपको बात पता है कि क्रिमिनल लॉ और टॉर्ट्स में से सवाल आएंगे, और पार्ट बी में आ जाता है बहुत ही डायनामिक सा एरिया, मर्केंटाइल लॉ. अब आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप 3 क्वेश्चन एक पार्ट से अटेम्प्ट कर सकते हैं और 2 बाकी से. तो आप ऐसे प्रिपरेशन कर लीजिए कि आप एक स्ट्रेंथ ढूंढ लीजिए कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्ट्रेंथ है तो उसे बढ़िया तरीके से कर लिया. 3 सवाल ए से कर लीजिएगा, 2 बी से कर लीजिएगा. क्रिमिनल और टॉर्ट्स बिल्कुल डायनामिक नहीं होता, वो वहीं का वहीं रहेगा. तो मैंने ये कर लिया था कि क्रिमिनल और टॉर्ट्स इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि उसके 5 क्वेश्चंस में से 5 में के 5 सवाल बन जाए. तो फिर 3 ढूंढना आसान हो जाता है और आपकी अनसर्टिनिटी रिड्यूस हो जाती है. तो मुझे बिल्कुल लगता है कि लॉ ऑप्शनल तो स्ट्रैटेजी का गेम है. Moving on to the essay paper, one of the most important and one of the most fearful also कह सकते हैं उसको. तो कभी ऐसा हुआ कि आपने ऐसे लिखना स्टार्ट किया हो
शुरू शुरू में, और आप रिपीटेटिव हो गए हो या स्टक हो गए हो, उस चीज़ को आपने इम्प्रूव कैसे किया? और पेपर में, मतलब फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हेल्प करी टू इंक्रीज योर मार्क्स इन योर दी एसे पेपर? ऐसे आई थिंक मैंने थोड़ा हल्के में ही ले लिया क्योंकि अब मेरी अंग्रेज़ी अच्छी है, मुझे लिखना आता है, और लॉ स्कूल में आपकी खासियत ही हो जाती है, आपको बहुत लिखना सिखा देते हैं। आप 10 रिसर्च पेपर तो कोर्स मटेरियल के लिए ही लिखते हैं साल भर में, तो आपको लिखने की आदत होती है। यू नो हाउ टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस, हाउ टू स्ट्रक्चर योर ऐसे। तो ये सब मेरे पास बेस नॉलेज फाउंडेशन था, तो मैंने ऐसे पे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा था। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मैं 2 ऐसे लिख के चली गई थी, और फिर वहाँ मैंने बड़ी गलती भी कर दी थी। आई मिस रेड माई ऐसे टॉपिक। तो फिर उससे मैंने थोड़ा समझा कि यार थोड़ा सा ध्यान इस पे भी दे दिया जाए। मेरे सेकंड अटैम्प्ट में मैंने 4-5 ऐसे लिखे, बट आई रियलाइज्ड मेरे लिए ना वो ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं गिरता था। मैं वही एवरेज 125-130 नंबर ही लाती थी टेस्ट्स में भी, और इनफैक्ट मेरे एग्ज़ाम में तो थोड़े कम ही आए हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा स्ट्रैटेजी का गेम हो जाता है कि आप 120 तक स्ट्रैटेजी के साथ पहुंच सकते हैं, और फिर 120 से ऊपर आपको भावना ले जाती है। आप कितना इमोशन डाल सकते हैं उस ऐसे में, आप कितना खूबसूरत बना सकते हैं उसको, फ्लरिश ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, थोड़ा नॉलेज से आता है, पर इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। प्रीलिम्स के लिए आपने टेस्ट सीरीज़ को यूज़ किया था? प्रीलिम्स के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करी थी, पर मैंने टेस्ट्स बहुत करे थे। और एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे पता चली थी कि आपको वेबसाइट्स पे बहुत सारे टेस्ट ऐसे ही मिल जाते हैं। आप अगर फुल लेंथ टेस्ट गूगल कर लेंगे तो बहुत सारे PDF मिल जाते हैं। तो पहले तो मैंने सारे जितने फ्री टेस्ट मिले थे मुझे उस साल के, सारे वो सॉल्व कर लिए थे। जैसे फिर मैंने बताया, मैं राजेंद्र नगर फ़ोन करके बुलवा लेती थी कि आप खोखे भेज दो, जितने टेस्ट हैं आपके पास इस साल के सब भेज दो। तो फिर मैं वो सॉल्व कर लेती थी। मुझे लगा प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सॉल्व करने से ज़्यादा मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना था, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है, परंतु आप 2 घंटे यूज़ नहीं करते। आपका पेपर हो जाना 1 घंटे में, उसके बाद फिर आप 1 घंटा वापस जाते हैं ये डिटर्मिन करने के लिए कि अब और कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करा जाए और कौन से क्वेश्चन का आंसर बदल लिया जाए। तो मुझे लगा था कि ये स्ट्रैटेजी के लिए मुझे ऐसे कंपेटिटिव एनवायरनमेंट की आवश्यकता नहीं है जो टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड कर सकता है। परंतु मेंस के लिए मुझे लगा था नहीं, ये थोड़ा अच्छा आइडिया है। जब आपका एक तो चेक करने के लिए प्रीलिम्स में कोई चाहिए नहीं रहता, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। मेंस में आपको सहारा चाहिए रहता है, टीचर चाहिए, यू नीड अ मेंटोर टू गो थ्रू योर आंसर्स, टू टेल यू हाउ टू मेक इट बेटर। एवरेज सभी लिख रहे हैं, परंतु उसे बेहतर कैसे करना है इसके लिए आपको दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैंने प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करी थी। जब मेंस की टेस्ट सीरीज़ आपने करी, कभी ऐसा हुआ कि सारे सवाल हुए ही नहीं, सिर्फ 10-12 सवाल ही हुए, और उनको इंक्रीज़ कैसे किया? वो जो टाइम लिमिट जो होती है ना सवाल सॉल्व करने की, उसे कम कैसे किया? मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ये बहुत सफ़र करा था, स्ट्रगल करा था इस परेशानी से। मेरे 3 तो सवाल छूट ही जाते थे, बिल्कुल 15-15 नंबर वाले। फिर मैंने रियलाइज़ करा कि यार लिखने की बहुत आवश्यकता है, आपको जल्दी जल्दी लिख के 3-3 घंटे के वही टाइम पीरियड में यू हैव टू फिल इट इन, यू हैव टू डिसाइड कि मैं 7 मिनट ही लूँगी इस सवाल के लिए, और जैसे ही वो 7 मिनट खत्म हुए जस्ट लीव इट एंड मूव ऑन, मत लिखो उसमें, ऐड मत करो। तो ये सब मैंने अपने आप को मेंटली ट्रेन करा कि अपनी लिमिट्स को रिकग्नाइज़ करो। एक तो मेरी आदत है, मैं बहुत वर्बोस हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत लिखती भी हूँ। तो अगर आप सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस को शॉर्टन कैसे कर सकते हैं, अगर आप कोई उदाहरण दे रहे हैं तो उस उदाहरण को कैसे छोटा कर सकते हैं कि वर्ड लिखें आधे सेंटेंस में, इंसान को जो पढ़ रहा है उसको समझ आ जाए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप प्रेपोजिशंस हटा दीजिए, आप आर्टिकल्स हटा दीजिए, ए एंड द हटा दीजिए बिल्कुल, और ड्राइंग चित्रकारी कर दीजिए वहाँ थोड़ी सी, पेपर में जहाँ ड्राइंग बना सके बना दीजिए, मैप्स क्या बोलते हैं, सॉरी, एरोज बना दीजिए। ये सारी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपका वर्ड काउंट कम कर देती हैं, टाइम सेविंग होती हैं, और आपका स्पेस भी यूटिलाइज हो जाता है। तो ये मुझे लगता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही आता है। मेंस आंसर राइटिंग में एक दिक्कत आती है इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के बीच में, तो उसको आपने कैसे हैंडल किया, एंड व्हाट वाज योर जॉनर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ आंसर? My genre was different for all GS subjects and I recognize this कि आप GS1 फॉर इंस्टेंस लिख रहे हैं तो उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट देना है, स्पेशली अगर हिस्ट्री का सवाल है। तो आप हिस्ट्री का सवाल लिख रहे हैं तो आप डेफिनेशन तो लिख नहीं सकते, आप कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए जिस सवाल में पूछा गया है। अगर सोसाइटी का सवाल है तो आप थोड़ा डेटा पॉइंट ऐड कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन जैसे रीजनलिज्म या कम्युनलिज्म, इस टाइप के सवाल है तो डेफिनेशन प्रोवाइड कर दीजिए।
जोग्राफी में स्पेसिफिकली आप डेफिनेशंस दे सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो GS1 में मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं अपने इंट्रोडक्शंस को कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से और पेपर के हिसाब से सेट कर लूँ। और कंक्लूजन का तो खैर बहुत ही कम टाइम मिलता है। आई बेयरली एवर गेट टाइम टू राइट अ कंक्लूजन। उसमें सब बोलते हैं आप वे फॉरवर्ड लिख दीजिए, बट आई कंसिडर वे फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द आंसर, इट्स नॉट अ कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू मी। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एक दो डाल सकते हैं आप, तो मैं वही उस पर ही फोकस करती थी। अब GS2 जैसे आता है तो GS2 के इंट्रोडक्शंस जो होते हैं दे आर अगेन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस है तो आप इन्फॉर्मेशन डेटा पॉइंट्स भी डाल सकते हैं, बट मोस्टली आई वुड कीप देम करंट अफेयर्स रिलेटेड, क्योंकि उनके सवाल ज़्यादातर रीसेंट इवेंट से रिलेटेड होते हैं। तो आप अगर एक आध रेफरेंस उसकी डाल सकते हैं तो अच्छा लगता है, जो पेपर पढ़ रहा है इंसान उसको मज़ा आता है कि अच्छा इसको समझ गया ये इंसान कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो मैं कोशिश करती थी कि उसको करंट अफेयर्स से रिलेट कर सकूं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स डाल दीजिए, आप लेजिस्लेशंस के नाम लिख दीजिए, मिनिस्टर्स के नाम लिख दीजिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लिख दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है GS2 में। तो मैं कोशिश करती थी कि जितना फ्लरिश वो 3 सेंटेंसेस में डाल सकूं मैं डाल दूं। 3 अगेन साइंटिफिक होता है, इंट्रोडक्शन लिखिए आगे बढ़िए। GS3 में माई फोकस वाज इंट्रोडक्शन एंड देन मूविंग ऑन। सिक्योरिटी के लिए आप कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं थोड़ा बहुत। अब एथिक्स में तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन होता ही नहीं है, वो पूरा एक ही जैसा सवाल होता है। काफ़ी सारे बच्चों का एक कॉमन सवाल रहता है नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी को लेकर, लाइक हाउ डिड यू मेक योर नोट्स एंड हाउ डिड दे हेल्प यू आउट? आई डिडंट मेक नोट्स, बनाई नहीं? बिल्कुल नहीं बनाए। मुझे एक बात समझ आ गई थी कि मैं नोट्स बना भी लूँ तो भी मैं पढ़ती नहीं हूँ उनको, क्योंकि मैं बहुत फास्ट रीड कर सकती हूँ, पर मैं अगर अपने नोट्स बना लूँ जो कंसाइज हों, छोटे हों, तो मुझे समझ नहीं आती चीज़ें। तो मैं वापस अपनी किताब को जाके ही पढ़ती हूँ। तो मैंने बहुत नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने लॉ ऑप्शनल के लिए सिर्फ टॉट्स के नोट्स बनाए हैं, ताकि उसको मैं कंसाइज तरीके से आंसर फॉर्मेट में याद कर सकूँ। बाकी मैंने नोट्स नहीं बनाए। एक तो मेरे पास समय भी कम था सर, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं मतलब 2-4 महीने लिखने में व्यर्थ कर सकूँ। मुझे पढ़ना ही इम्पोर्टेंट लग रहा था, तो इस मामले में मैं थोड़ी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। ओवरऑल पूरी प्रिपरेशन में व्हाट इज़ द रोल करंट अफेयर्स प्ले फॉर अ UPSC एस्पिरेंट? आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्टैटिक इतना बड़ा है कि आप उसको कभी कंप्लीट नहीं कर सकते। परंतु अगर आप करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हैं तो आप बहुत सारे सवाल स्टैटिक से एंटिसिपेट कर सकते हैं, पहली बात। और सेकेंडली करंट अफेयर्स के सवाल बन जाते हैं। तो आप वही, जैसे मैंने कहा, आप हर स्टेज पे यू ट्राई टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी, कि इतना वास्ट सिलेबस है, इतना ज़्यादा डायनामिक है, मुझे कौन सा एरिया है जो मैं कर सकती हूँ। तो ऐसे फोकस करके मैंने करंट अफेयर्स को ट्रीट करा है कि एक तो आपका ओपिनियन बनता है, तो मीन्स में बहुत ज़्यादा मदद होती है। आपको सब बोलते हैं आपको होलिस्टिक आंसर लिखना है, न्यूट्रल आंसर लिखना है, प्रोज एंड कॉन्स भी लिखना है, हर तरीके से देखना है उस आंसर को, एंड यू ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड एन इनोवेटिव सोल्यूशन। वो सिर्फ तब आ सकता है जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो। तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स शायद इस एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दिस UPSC प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स एंड नॉट गिविंग अप। अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, मतलब जब मेंस के अंदर रिजल्ट नहीं आया पॉजिटिव, तो उसके बाद what did you felt and how did you bounced back, or what is the message you want to convey to the aspirants regarding this ups and downs journey? आई थिंक दिस एस्पेक्ट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो बहुत निर्भर करता है आप किस सराउंडिंग में हैं, और उसके ऊपर आपका रिजल्ट भी निर्भर करता है। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम फेल हुई थी तो मुझे बहुत डेविस्टेशन होता ही है, आपको लगता है आपकी मेहनत वेस्ट हो गई है, अरे हमने इतना परिश्रम करा परंतु उसका फल नहीं मिला, तो दुख होता है। पर मेरे लिए मेरे घर वाले बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, उन्होंने मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर उनको है। तो जिस दिन पहली बार मैंने कहा था कि मैं UPSC का एग्ज़ाम दे दूँ, उस दिन मेरे घर वालों ने कह दिया था IAS बनेगी बिल्कुल बेटी हमारी। तो जितना ज़्यादा आत्मविश्वास मुझ में नहीं है, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको मुझ पे था। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब मुझे लगता था कि मैं हार मान लूँ, मैं गिव अप कर दूँ, मैं सो जाऊँ जाके, अब मुझे नहीं पढ़ना, तब मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची मुझे बहुत इनकरेज करते थे। फिर आपको डर लग जाता है जब आप एक बार फेल होते हैं कि क्या हमसे होगा कि नहीं, आप अपने अंदर का आत्मविश्वास काफ़ी हद तक खो देते हैं।
परंतु मुझे लगता है आपको उस भय से निकलकर अपनी वापस शक्ति को ढूंढना होता है। तो मुझे लगता है फीलिंग्स छोड़ दीजिए, ये एग्ज़ाम इमोशंस का है ही नहीं। हर दिन आपका इमोशन बदलेगा तो उसके हिसाब से आपकी प्रेपरेशन नहीं बदल सकती, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मुझे दुख भी हो रहा है तो मैं दिन में 15 मिनट दुख मनाऊंगी, फिर मैं बैठ के पढ़ लूँगी, क्योंकि अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप पढ़िएगा ही। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ी सीख भी मिलती है लाइफ में कि आप कैसे अपने इमोशन को सेपरेट करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। तो मैंने ये बहुत कठिन स्टेप होता है, पर मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं अपनी इमोशंस को ओवर पावर ना करने दूँ अपने पढ़ाई को लेके। तो वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा आप अगर नहीं भी फेल हुए हैं तो भी आप अप्स एंड डाउन्स करते ही हैं, इसमें नोटिस। आप कमरे में बंद हैं, आपके दोस्त अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, योर पीयर्स आर डूइंग सो वेल एंड यू आर जस्ट स्टक इन दिस वन रूम स्टडिंग ऑल द टाइम। बहुत डर लगता है, बहुत बुरा लगता है, पर मुझे लगता है कि आपको अपने लक्ष्य पे नज़र रख के आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर आपको आपका मोटिवेशन याद आ जाता है, फिर आपको इंस्पिरेशन भी खुद ही से मिलती है, फिर आपको कुछ नहीं देखना। एंड आई थिंक मेरे बड़े भाई ये कोट करते हैं कि जब आप गिर जाएं तो आपको डिसाइड करना है कि आप कद्दू हैं या फुटबॉल। आप कद्दू की तरह पिचक जाएंगे कि फुटबॉल की तरह बाउंस बैक करेंगे। तो मुझे लगा था कि अगर मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट करा है, मैंने इतनी तैयारी ऑलरेडी कर ली है, तो मुझे एक और बार अपना 100% दे के अटैम्प्ट देना है। मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने दिमाग में से लिख लेनी चाहिए, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। What was your टाइम टेबल? मतलब कोई बना रखा था और उसे फॉलो किया रिलीजियसली या फ्लो हो गया? मैंने इस प्रेपरेशन को एक नौकरी की तरह ट्रीट करा, क्योंकि उससे आपको बहुत कंसिस्टेंसी मिल जाती है। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो भी आप नौकरी पे तो जाते हैं। बिल्कुल। अगर आपको दुख हो रहा है, आप रो रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो भी आप काम पे जाएंगे। तो मैंने बिल्कुल ऐसा माहौल बना लिया था कि मैं दिन में 9 घंटे काम करूँगी। तो मैंने अपने दिन को 3-3 घंटे के 3 पीरियड में डिवाइड कर लिया था, और जब एग्ज़ाम पास आता था तो चौथा पीरियड भी ऐड कर दिया था। तो मेरी लगभग 8 से 12 घंटे के बीच में इसी कारण पढ़ाई हो जाती थी, और मैं बहुत ज़रूरी समझती थी कि मैं संडे को ब्रेक लूँगी। तो या तो हाफ डे ले लो, पिक्चर देख लो, सो जाओ थोड़ी देर और एक्स्ट्रा सो जाओ। मेरे घर पे बहुत प्यारा सा कुत्ता है, तो मैं कुत्ते के साथ खेल लेती थी। तो मुझे लगता है आप बैलेंस बना के रखिए और कंसिस्टेंसी रखिए, ये मेरी 2 प्रायोरिटी थी। मूविंग ऑन टू द इंटरव्यू प्रिपरेशन, हाउ वाज योर इंटरव्यू? और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा हो, मतलब कोई मज़ेदार इंसिडेंस हुआ हो आपके साथ इंटरव्यू बोर्ड के बीच में? मेरा इंटरव्यू बहुत ही टेक्निकल था, क्योंकि मेरा लॉ बैकग्राउंड है और लॉ ऑप्शनल भी है। तो मेरे सारे सवाल मुझसे लॉ पे ही पूछे गए थे, डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ, कॉम्पिटिशन लॉ। तो मेरा काफ़ी टेक्निकल इंटरव्यू था, मुझे तो मज़ा आया। मेरा स्कोर वॉज ऑल्सो एवरेज। मुझे लगता है शायद मुझसे अगर थोड़े और एरियाज़ के सवाल पूछते तो आई कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर, बट आई एम हैप्पी। यू नो इट्स अ डिस्क्रेशनरी एरिया, आप इस पर डिपेंड तो नहीं कर सकते। एज आई सेड, आपको रिस्क एनालिसिस करना है, you have to reduce as much risk as possible. So I knew in my mains preparation, in my mains paper, that I have to score as much as possible here, so that even on the D-day at interview something goes wrong, then I'm not completely lost at sea. इंटरव्यू से पहले आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे। जो मॉक टेस्ट होते हैं और जो इंटरव्यू होता है मेन, उनके बीच में आपको क्या डिफरेंस लगा? मॉक टेस्ट्स काफ़ी हद तक आपको हेल्प कर देते हैं ये प्रिपेयर होने में कि किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। हाउ टू से कि मुझे नहीं आता, हाउ टू डिक्लाइन आंसर्स, हाउ टू डिक्लाइन क्वेश्चंस। दूसरा, वो आपको आपके पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, योर वोकल मॉड्यूलेशन, आपके आंसर करने के तरीके को बहुत इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। पर मुझे ये भी लगता है कि एट द एंड जितना मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यूज़ में फॉर्मेलिटी एक्सपेक्ट करते हैं और देखते हैं, वो शायद फाइनल इंटरव्यू में नहीं होता। मेरा इंटरव्यू बहुत ही इनफॉर्मल था। आप जितनी टेबल पे हम बैठे हैं उससे आप इसको 2 साइज़ और बढ़ा दीजिए तो इतनी छोटी सी टेबल थी, और सभी जो वो थे इंटरव्यूअर्स वो मेरे सामने बैठे थे, एंड दे वर वेरी इनफॉर्मल एंड वेरी लूज इन देयर क्वेश्चनिंग। वो उनका जो मन कर रहा था वो आराम से उसको पूछ रहे थे, एंड दे वर वेरी कॉन्वर्सेशनल। तो मुझे लगता है ये एक एस्पेक्ट शायद मैंने अपने मॉक इंटरव्यूज़ में नहीं नोटिस करा, स्पेशली द कॉन्वर्सेशन बिट। तो वो एक डिफरेंस था, बट माई मॉक इंटरव्यूज़ हेल्प्ड मी क्वाइट अ बिट।
आपने अपनी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन घर पे रहकर करी, तो घर पे रहकर ना बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि तैयारी नहीं होती है, तो आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया एंड व्हाट हेल्प्ड यू आउट? मेरे लिए घर पे रहना वाज अ चॉइस, क्योंकि मुझे लगा था कि 5 साल अंडर ग्रेजुएशन बाहर करने के बाद, दिल्ली में करने के बाद, आई रियलाइज़ कि अगर मुझे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है तो आई नीड माई होम। मुझे मम्मी चाहिए, मुझे अपने घर का खाना चाहिए, मुझको वो सपोर्ट सिस्टम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑन अ डेली बेसिस मुझे वो सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता पड़ती थी। तो मुझे लगा कि वो मेरी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकता है, इसलिए मैंने चूज़ करा कि घर पे पढ़ाई करें। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि घर में आपके पास एक एडेड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म है। अगर आप ज़्यादा समय बर्बाद कर देंगे घर पे बैठ के तो आपके पिताजी ज़रूर टोक देंगे, लगता आज आपकी बहुत पढ़ाई हो गई। तो मुझको उसकी भी बहुत सहायता मिल जाती थी। मुझे एडेड मोटिवेशन रहती थी कि पढ़ना है, चलो कमरे में चलो पढ़ना है, तो मुझे उससे काफ़ी मदद मिल गई। बोलते हैं ना, घर वाले हमेशा आपकी बेहतरी के लिए ही आपको टोकते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग ना उसी चीज़ को बहुत नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं, है ना। उसको हमेशा पॉजिटिव सेंस में लोगे तो दे विल पुश यू टुवर्ड्स सक्सेस। मुझे ये भी लगता है टोकने का तरीका भी इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप कहेंगे कि आप गधे हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता, देखिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो किसी का मन नहीं करेगा पढ़ने। डीमोटिवेटिंग। बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स कहते थे आप कर सकती हैं, आप में है टैलेंट, आप में है इतना नॉलेज, बट बेटा थोड़ा और परिश्रम करने की आवश्यकता है, जाइए पढ़ लीजिए, हो जाएगा इस बार। तो वो आपको बहुत पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करता है। मुझको इसकी भी आवश्यकता पड़ती थी, तो मेरे घर वालों ने बहुत ही संभल के 2 साल बिताए हैं मेरे साथ, बट दे हैव सपोर्टेड मी थ्रू ऑल ऑफ इट। उनके बिना तो मैं शायद बिल्कुल नहीं कर पाती। बहुत सारे अब हम लोगों ने पढ़ाई के स्ट्रेटेजी के सवाल कर लिए। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर सेगमेंट, दैट्स अ रैपिड फायर राउंड। इट विल बी अ वेरी फन राउंड, बहुत मज़ा आने वाला है इस राउंड में। जी। चलिए, सबसे पहले तो आपने मुझे बताया दैट you are a very trained classical singer. Now we would love to hear something from you. You have put me on the spot. छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलई के, 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 मोहे सुहागन की रे मुझसे नैना मिलई के। That's like melody. Thank you. That's like, it's very melodious and it's very soothing to hear you. Thank you. What is the most important thing you cannot forget in your life? I think my values, because it's very easy to forget them. There is nobody else who's going to remind you of those values, and I think I have made them my guiding light, and I consciously make a decision to determine my path of action on the basis of my values. So I think that and my family. You are from Bhopal. जी Okay, imagine कि मेरे को पहली बार भोपाल जाना है, जी। तो where is the one place I should definitely visit? मुझे लगता है सभी, आप किसी भी भोपाल वाले से ये पूछेंगे तो बोलेंगे आप लेक पे आइए, बोटिंग करने ज़रूर जाइएगा। तो मैं कहूँगी बड़ा तालाब। Okay. Is there any app that you hate but you use it anyway? यूट्यूब। आई लव इट ऑल्सो, क्योंकि उससे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है और प्रिपरेशन में उसने मेरी बहुत मदद करी है। बट यूट्यूब शॉर्ट्स का जो एडिक्शन हो जाता है ना, और इतने बकवास शॉर्ट्स आते रहते हैं, आप वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, आपको एंटरटेनमेंट भी नहीं मिल रहा। बट वो एक आदत है, वो जो मुझे infinity break loop कर- हो गई है अब। बिल्कुल, वो डोपामीन हिट होता है, आपने हाँ। स्वाइप कर दिया। When things break, do you prefer to fix them or replace them? थिंग्स एज एन ऑब्जेक्ट्स, हाँ, ओ आई रिप्लेस दैम। मुझे ऐसा लगता है कि देर आर सम थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू मी, बट बाकी अराउंड इट मटीरियल्स में मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं नया ही खरीद लेती हूँ। what is something you learned in this year? Patience. I think this is
एन एग्ज़ाम जिसमें आपको एंडलेसली पेशेंट होना पड़ता है, आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू एनीथिंग। तो वो पेशेंस बहुत बड़ा सीख रहा है मेरे लिए इस साल का। वट इज़ समथिंग दैट यू फील कि बाकी सब लोग तो बहुत आसानी से कर लेते हैं पर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं, बट मेरी रट्टे मारने की जो वो है ना कि कैपेसिटी, वो थोड़ी कम है। मैं समझना प्रेफर करती हूँ, मुझे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत सीखनी पड़ी कि रट्टा मारो बैठ के। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट फूड जो आप कभी भी खा सकते हो एंड यू विल नेवर गिव अप? पिज़्ज़ा, पिज्ज़ा। किसी भी तरीके का एक्सेप्ट द वन विद पाइनएप्पल्स। ओके, सो व्हाट इज़ द स्टूपिडेस्ट थिंग यू हैव डन ऑन योर ओन फ्री विल? ओन फ्री विल, स्टूपिडेस्ट थिंग, अरे बहुत सारी हैं। इसमें आई थिंक मुझे लगता है मैंने PCM ले लिया था 11th-12th में जिससे बड़े दर्दनाक निकले हैं 2 साल हाई स्कूल के। What movie has everyone else seen but you haven't? जॉन विक, इट्स ऑन माई टू वॉच लिस्ट, कियानू रीव्स वाली। And मैंने नहीं देखी। any movie or series you want to suggest? Oh, I would suggest watch Veep. It's a satirical take on the Vice President of the United States. It's brilliantly written. Its lead actress, Julia Louis-Dreyfus, is a brilliant performer. She's my favorite. So if I had to suggest a funny, light-hearted, yet important piece of work, I would say Veep. आपको लाइफ में किसी पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिले, तो मे इट बी एनी पर्सनैलिटी, लाइक टीवी पर्सनैलिटी और अ हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, किसको आप मिलना चाहोगे? लाइक टेल मी वन फ्रॉम टेलीविजन एंड वन फ्रॉम योर हिस्ट्री बुक्स। हिस्ट्री बुक्स तो नहीं, पर प्रेजेंटली अगर मतलब आप उनको हिस्ट्री मान सकते हैं, बट प्रेसिडेंट बराक ओबामा, मैं आई रेड हिज autobiography, A Promised Land, after I had failed the first attempt. And it is perhaps one of the most inspiring books I've read in a long time. So if I have a chance, I would love to meet him. And TV personality से देखें तो एक शो है The West Wing, उसमें Martin Sheen plays the president. And he's also somebody who I found to be very inspiring. So I would love to meet that personality. Okay. If you could learn any language fluently, what would it be? Mandarin. It's a very difficult language to master. But if someone were to teach it to me, I would love to learn it. अगर आपको एक ऐसा मौका मिले कि आपको एक सवाल का पूरा ज्ञान मिल सकता है, एक सवाल का? कुछ भी हो सकता है वो सवाल, तो वो कौन सा होगा? क्लाइमेट चेंज को कैसे ठीक करें? ओके, व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव रेड दिस ईयर? This year? Past year also, like 2020. No, I'm currently reading a book that's very interesting. It's a book on the Mossad. Oh. It's a compilation of different experiences of special agents of Mossad. I think we have a web series on it too, Mossad, like named Mossad only. Nice. I'm definitely going to check it out. But that's a really interesting read. Okay. If you had to work but you will not get money for it, what would it be? Teaching. Teaching. Okay, great. Or singing, sorry. Okay. I would love to sing professionally as well. That would definitely give India a wonderful singer. Thanks. पूरी दुनिया की नज़रें आपके ऊपर हों 30 सेकेंड्स के लिए, आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, पूरी दुनिया की नज़रें हैं, और नाउ व्हाट विल पल्लवी मिश्रा से? I would say that we need to stop treating life as a zero-sum game, where you're only looking out for yourself and you're completely ignoring anybody else. I think it's important to go back to our community roots and try to solve our global problems, our individual problems in that holistic fashion. I think we need to be kind, we need to be considerate, and we just need to be more open as a society. देश को एक बहुत होनहार सिविल सर्वेंट मिल गया है। आगे आने वाले 10 साल में आप अपने आप को किस जगह पे देखते हो? मुझे लगता है बहुत ही प्रीमैच्योर होगा अगर मैं आज आंसर कर दूं तो, और बहुत ही प्रिजम्पचुअस भी होगा, बट मैं चाहूँगी कि अगले 10 साल तक जिस मोटिवेशन से मैंने ये एग्ज़ाम दिया है, जिस श्रद्धा से मैंने इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करी है, मैं चाहूँगी कि मैं 10 साल बाद भी उसको बरकरार रख सकूँ। डेफिनेटली यू विल डू इट। थैंक यू। एंड
ऑल आर बेस्ट विशेज आर विद यू। बहुत मज़ा आया इस राउंड के अंदर भी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। द थिंग आई केम फॉर। थैंक यू सो मच। बिफोर एंडिंग दिस ब्यूटिफुल कन्वर्सेशन, आप कोई एक ऐसा मैसेज जो आप एस्पिरेंट्स को बोलना चाहते हो? यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं डेफिनेटली बोलूँगा। एक, कोई बच्चा जो अभी आज उसका डे 1 है, वो स्टार्ट कर रहा है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हो? और जनरली एस्पिरेंट्स को आप क्या बोलना चाहते हो? जो बच्चा आज डे 1 पे स्टार्ट कर रहा है, मैं उनसे कहूँगी फाइंड योर मोटिवेशन। आपको क्या चीज़ इंस्पायर कर रही है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आएँ? क्योंकि राइट माई वर्ड्स डाउन, 6 months डाउन द लाइन इट्स गोइंग टू गेट टायरिंग, इट्स गोइंग टू गेट डिप्रेसिंग, यू आर नॉट गोइंग टू वांट टू स्टडी, बट दैट इनिशियल मोटिवेशन इज़ व्हाट्स गोइंग टू ड्राइव यू। सो मैं कहूँगी अपने खुद पर काम करें पहले कि आप क्यों करना चाहते हैं ये। And for every other aspirant, I would say just try to be as consistent as possible. Make sacrifices, make small sacrifices. On a daily basis, you have to make them. But with consistency and balance and your self-confidence, I think you can crack this. Do you want to tag any of the topper कि वो भी हमारे साथ इस सेशन के अंदर है? I would like to tag Shubham Jain, who is a college junior of mine. He's an amazing person. He's very interesting, and I think that you're going to have a lot of fun talking to him. Great. Thank you, Pallavi. It was amazing session. और इस सेशन से एस्पिरेंट्स को बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी एंड डेफिनेटली जो चीज़ें आपने यूज़ करी अपनी प्रिपरेशन में, उससे बोलते हैं ना फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स जो बनने वाले हैं उनको बहुत मदद मिलने वाली है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इट वाज प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सो गाइस, आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा इस कन्वर्सेशन में जितना कि मैंने एक्सपीरियंस किया। डोंट फॉरगेट दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड you watch it, you implement it, and you analyze your own mistake. Thank you for joining. We will see you in our next session. मोहे सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिलई के।